हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की ये वीडियो मौर्योत्तर काल संबंधी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए। तो स्ट्रैटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। देखो, वैसे तो जो हिंद यवन शासक का जो क्वेश्चन बनता है ना, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो बनता है सोने के सिक्के वाला, कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे। ठीक है, लेकिन इसमें दे दिया है कि सीसे के सिक्के किसने जारी किए थे। तो सीसे के सिक्के जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो सातवाहन से लेके पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके जो सीसे के सिक्के थे वो सर्वाधिक मात्रा में थे। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर शासक का नाम पूछा गया है, तो वो है स्ट्रैटो सेकंड। ठीक है, अब स्ट्रैटो फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। तो इसमें मतलब सीसे के सिक्के हैं और सीसे से दोनों साउंड सेम साउंड कर रहा है, तो स्ट्रैटो तो ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना है कि सेकंड वाला है, ना कि फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो अगाथोक्लीज, अफगानिस्तान के एक हैनम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण के चित्र उकेरा गया है। ठीक है, तो ये जो बाहर के आक्रांत आए हुए हैं और जिन्होंने यहाँ पे आके शासन करना स्टार्ट कर दिया था, तो उनके सिक्कों पर भी जो भारतीय देवी देवता हैं उनके जब चिन्ह हमें दिखते हैं या फिर कुछ ऐसे सिंबल हमें दिखते हैं, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी वजह से अब ये बाहर का शासक है अफगानिस्तान के एक खानम से, है ना, एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए। तो किसके? अगाथोक्लीज। और कहाँ से? अफगानिस्तान से। इतना याद रहे, अफगानिस्तान से एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये नहीं याद रही तब भी चलेगा। तो अगाथोक्लीज के सिक्के हमें कहाँ से मिले? अफगानिस्तान से। तो उन पर वासुदेव और संकर्षण हमने पीछे शायद पढ़ा था, तो ये उसके लिए कहा गया था, बलराम के लिए, है ना। तो ये भारतीय मतलब भगवान कह लो या मिथक जो भी है, मतलब इनके जो चिन्ह हैं या फिर इनके जो चित्र हैं वो हमें जो विदेशी शासनकर्ता हैं उनके सिक्कों से मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ये तीनों हमने पढ़े थे। और जो मिलिंद पन्हु है, जो बाद में हम देखते हैं कि ये मिलिंद पन्हु जो दोनों की वार्ता होती है, नागसेन की और उनकी, तो वो बाद की है। लेकिन जब गौतम बुद्ध होते हैं तो बिंबिसार और प्रसेनजित, ये जब बुद्ध वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें ये तीनों हमने एक साथ पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा था, है ना। बिंबिसार, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए बिंबिसार का, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य में पहले का सबसे पहला शासक है। उसके बाद हमें हमें अशोक का पता होना चाहिए। तो बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट शासक है, मतलब शासन है या फिर राजवंश कहेंगे, तो मौर्य वंश हो जाता है। लेकिन इसका हमें क्रम जरूर पता होना चाहिए कि पहले हर्यक वंश आता है, फिर नागवंश आता है, नंद वंश आता है, इस तरीके से। बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा गांधी का समकालीन था, महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व तक रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। ठीक है, तो मिलिंद कौन था? ये इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व का है, यानी काफ़ी बाद में है, बुद्ध से तो काफ़ी बाद में है। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। तो मिलिंद से एक हमने रचना पढ़ी थी, मिलिंद पन्हु, और वो मतलब इम्पोर्टेंट भी है। जब यहाँ पे ये मिलिंद का नाम आया है तो हमें मिलिंद पन्हु तुरंत याद आनी चाहिए, है ना। अब है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो पहली बात तो काव्य शैली का, दूसरा संस्कृत का, है ना। तो प्राचीनतम अब जो मिलता है वो हमें किसका मिलता है? कठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख है उससे, या फिर जूनागढ़ का। तो ये हमने जब इसकी समरी पढ़ी थी तो हमने देखा भी था। और ये जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, वो एक दो चीज़ के लिए, और सिंचाई वाली जो बात पड़ी थी कि झील का पुनरुद्धार कराया था इसने, और उसका झील का जो निर्माण है
या फिर बांध का निर्माण हुआ किसके काल में था, वो मौर्य के काल में हुआ था। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये बार बार मतलब वही क्वेश्चन है सेम। तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। तो ताम्र। देखो सिक्कों के बारे में जो फैक्ट है ना, बस वही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब ये ऐसा नहीं है कि हम पूरा कार्दमक क्षत्रपों के बारे में पढ़ने लग जाएं। एक तो जो फैक्ट आ रहे हैं, और सिक्कों को लेके यूपीएससी भी क्वेश्चन बनाता रहा है, और स्टेट पीसीएस में तो आती हैं। तो ये यूपी का क्वेश्चन है, यूपी के किसी परीक्षा में पूछा गया है बीईयू में, लेकिन ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो कार्दमक क्षत्रप थे, उनमें से उन्होंने जो है किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। तो ताम्र। और हमने ये पोटीन का भी पढ़ा था। तो पोटीन जो सिक्के हैं, शायद इसमें पढ़ा था या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पोटीन जो है ये चांदी और तांबे के मिक्स जो सिक्के होते थे उसको बोला गया है। तो कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो शहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटी निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र, रजत यानी वही चांदी, तो रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्रा चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा है, इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलवाई थी, है ना। देखो वैसे हम देखें, जो तांबा है वो सबसे पहले जो यूज़ की गई थी जो धातु, वो तांबा ही थी, मनुष्य के द्वारा जो यूज़ की गई। जब हम पाषाण युग पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे तांबे का बहुत कम यूज़ हो रहा है, इसलिए ये अपने आप में क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक सा हो जाता है कि भाई उनके यहाँ चांदी की मतलब सिक्के दिख रहे हैं खूब मात्रा में, लेकिन तांबे के बहुत कम दिख रहे हैं, है ना। दुर्लभ का मतलब है कि बहुत कम प्राप्त होना। दुर्लभ का मतलब ये नहीं कि तांबे के सिक्के कुछ अलग ही अतरंगी थे उनके, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि चांदी के उनके यहाँ सिक्के मिल रहे हैं, लेकिन तांबे के सिक्के जो हैं वो बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं, इस वजह से बोला गया है कि वो दुर्लभ थे। किसके काल में? कार्दमक क्षत्रपों के। ठीक है, मतलब जिस तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया उसी धातु के सबसे कम सिक्के मिलना, ये थोड़ा सा मतलब सबसे अलग हो जाता है। अब है कि इसमें इधर शासक दिए गए हैं और यहाँ पे उनका वंश दिए गए हैं कि कौन सा शासक किस वंश से संबंधित था। अब है इसमें ड्रमेटियस, तो ये हिंदू यूनानी शासक था। रुद्रदामन, ये कई बार हमने पढ़ लिया है, तो ये शक शासक था। और विमकिडफिसेस और कुजुलकडफिसेस, और फिर उसके बाद में इसमें कनिष्क आता है, तो ये कुषाण से है। गोंडोफर्निज ये पहलव। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया तो वो कुषाणों ने। सबसे कम किसने जारी किया? कार्दमक क्षत्रपों ने। और सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? तो वो कुषाणों ने। ठीक है। और देखो सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो हिंदी यूनानी शासकों ने चलाए, हिंदी उन्होंने जो चलाए थे सबसे पहले सिक्के, सोने के सिक्के चलाए, लेकिन उनको ठीक रूप से मतलब एक ठीक ठाक मात्रा में जारी करना, एक तरीके से जारी करना, ठीक मतलब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जो सोने के सिक्के, वो हमें कुषाणों के काल से ही मिलते हैं, है ना। तो पहली बार चलाने का श्रेय भले ही हिंद यवन शासकों को जाता हो, लेकिन पर्याप्त मात्रा में अगर देखेंगे तो वो कुषाणों को जाएगा। सोने के सिक्के के बारे में बात कर रही हूँ, और तांबे के तो सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए ही थे इन्होंने। अब इसमें क्या लिख रहा है इसे देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। अब ये सिक्कों के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे तांबे के बारे में, यहाँ पे सोने के सिक्के के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ पे तांबे के बारे में पूछा था। ठीक है। अब है कि जबकि इन्हें नियमित व पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाणों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक रूप से प्रचलित किया था। ठीक है। तो सोने को लेके हमने एक फैक्ट देखा कि सबसे पहली बार किसने चलाए, और तांबे को, और दूसरा फैक्ट ये देखा कि सबसे ज़्यादा किसने चलाए। और तांबे को लेके भी हमने दो फैक्ट देखे कि सबसे कम कार्दमक क्षत्रपों ने और सबसे ज़्यादा कुषाणों ने। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट है, तो कुषाण ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ?
तो बुद्ध का सबसे पहले जो अंकन हमें दिखता है इनमें, तो वो दिखेगा कनिष्क के सिक्कों पर, है ना। तो कनिष्क जो था बौद्ध धर्मावलंबी था। कनिष्क के समय पे बौद्ध संगीति भी हुई थी, ये हमने पढ़ा भी था, ठीक है। और कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो चतुर्थ। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें है विम कडफिसेस। मतलब कि इनमें से पूछा है कि किस शासक को, वैसे ओवरऑल राजवंश का पूछेंगे, मतलब किन शासकों ने, तो वो हिंदू एवं शासकों ने जारी किए थे। अब इन शासकों में अगर देखें तो सबसे पहले जारी किए विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के, जो कि कुषाण कालीन शासक हैं चारों के चारों। तो कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। देखो विम का साबुन आता है ना, तो विम का साबुन क्या कर देता है? एकदम बर्तनों को चमका देता है ना। तो सोने में क्या होती है? चमक। इस तरीके से याद कर लेना। तो विम जिसके आगे लगा है उसने सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण काल में सबसे पहले। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो नियमित उपयोग के लिए आएगा। अच्छा, इन मतलब ये चारों फिर से कुषाण काल के दे दिए हैं। अगर सिर्फ वंश पूछते तो उसमें कुषाण काल आ जाता, और कुषाण काल में भी अगर पर्टिकुलर राजा का नाम पूछेंगे तो विम कडफिसेस आएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इनमें से स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? विम कडफिसेस ने। अब है यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यौधेय एक वंश है, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले किन देवताओं का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। ये जब हमने समरी पढ़ी थी तब देखा था, ये फैक्ट आया था उस टाइम भी। सॉरी। नेक्स्ट है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो सारनाथ स्तंभ लेख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसकी जो है अभिलेख तिथि भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी अभिलेख तिथि है 21 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 21 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यरोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। तो कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ था, है ना। अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी में, कुषाणों वाला, और यही भारत का जो ऑफिशियल संवत है वो यही है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य जो कि 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों को पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया। यानी शक संवत क्यों चलाया पहले तो ये बता रखा है। तो शक संवत चलाया गया था, विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को पराजित किया था शकों ने। इस प्रकार इनकी प्रारंभिक तिथि जो है वो है 78 ईस्वी, जो कि 135 विक्रम संवत में इन्होंने हराया था विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को। तो उस समय क्या चल रहा था, मतलब विक्रम संवत कौन सा चल रहा था? तो 135 चल रहा था। और इन्होंने जब ये अपना संवत चलाया उस वक्त से उसे बोला गया 57 शक संवत। तो यानी 135 में से जब हम 57 माइनस करेंगे तो 78 वर्ष का अंतर आएगा। तो अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है, ठीक है। तो विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को कब हराया था? 57 ईसा पूर्व में, ठीक है। और विक्रम संवत के अनुसार कब हराया था? 135 विक्रम संवत में। और यहाँ से फिर इनका स्टार्ट होता है शक संवत। तो 135 में से जब हम 57 ईसा पूर्व को जब माइनस करेंगे तो 78 ईस्वी का अंतर आएगा इन दोनों में। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? अभी हमने जो देखा 135 का। देखो ये जो अंतर है ना, अभी हमने यहाँ इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ 78 था। 78 तो ये ईस्वी का अंतर है। मतलब अगर दोनों में देखा जाए, विक्रम संवत दे दिया जाए और शक संवत दे दिया जाए, इन दोनों में पूछा जाए कि कितने ईस्वी का अंतर है, तो वो आएगा 78 ईस्वी का, है ना। 78 ईस्वी का अंतर है। लेकिन इन दोनों में जस्ट ऐसे पूछा जाए कि वैसे वर्ष का कितना अंतर है, तो 135 का, क्योंकि जहाँ 135 विक्रम संवत आ रहा है 135 में, उस जगह से शक संवत स्टार्ट हो रहा है। तो कितने का अंतर आएगा? 135 का इन दोनों में, है ना। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत
तथा 58 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। अगर वो समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो ये सिर्फ ये लाइन रट लेना, क्योंकि इस तरीके से स्टेटमेंट बन के आ जाती है कि जैसे कोई पर्टिकुलर संख्या दे दी, इसे विक्रम संवत में कन्वर्ट करके बताइए या फिर शक संवत में। जैसे बोल दिया कि भाई 58 शक संवत को विक्रम संवत में कैसे लिखेंगे, या फिर विक्रम संवत को कितने ईस्वी में लिखेंगे। तो बस इतना याद रखो कि वर्तमान कैलेंडर में अगर हम 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत प्राप्त होता है, और 78 घटा देते हैं तो शक संवत प्राप्त होता है ना। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का, और जो हमने मतलब जो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें कौन सा संवत अपनाया है, शक संवत अपनाया है, और इसका पहला महीना है चैत्र। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है, तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। हमारा जो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है या फिर राष्ट्रीय पांचांग कह लो, उसका पहला महीना है चैत्र, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो अगर महीना देखें तो वो कौन सा पड़ेगा, 22 मार्च या 21 मार्च, जो फर्स्ट चैत्र यानी चैत्र की पहली तारीख समझ लो। तो पहला चैत्र जो है 22 या 21 मार्च के बराबर होगा। विक्रम संवत कब से स्टार्ट होता है, तो 57 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो अब जैसे इसमें देखो पूछ लिया ना, ये इस तरीके से पूछ लिया कि कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो जब हमने देखा था कि अगर ईस्वी दी है तो उसमें से हमें शक संवत बनाना है, तो 78 माइनस कर देंगे, है ना, अभी जैसे इसमें पढ़ा था। तो जब इसमें से 78 माइनस कर देंगे तो हमारा वर्ष निकल आएगा, यानी ईस्वी निकल आएगी, 1931 ईस्वी होगी। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। तो इसमें दिया है कनिष्क के समकालीन कौन थे, है ना। तो कालिदास का हमने पढ़ा था जब हम मौर्य काल पढ़ रहे थे, और कनिष्क तो काफ़ी मतलब थोड़ा उसके बाद में है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कालिदास तो नहीं आता। कालिदास का मुख्य संबंध कब से रहा है, तो मौर्य काल से। और जो कंबन है ना, ये कंबन की शायद रामायण वगैरह है, तो ये साउथ से रिलेटेड है। और कनिष्क उत्तर भारत में शासन किया है कनिष्क ने, तो कंबन का भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, और ये दोनों के बारे में जब समरी देख रहे थे तो उसमें आया भी था अश्वघोष और वसुमित्र के बारे में, कि अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुई कनिष्क के ही काल में थी, है ना। तो कालिदास गुप्त काल में हुए थे, सॉरी कालिदास मौर्य काल नहीं, गुप्त काल में, क्योंकि चंद्रगुप्त दोनों में ही नाम है, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य लगता है, वो खाली चंद्रगुप्त है, इसलिए मुझे याद रह गया। तो चंद्रगुप्त के काल में ये हमें दिखते हैं बाद में। तो कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के थे। अश्वघोष किसका समकालीन था, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, ये तीनों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। पतंजलि इससे संबंधित नहीं है, पतंजलि का हमने देखा था शुंग के साथ। तो अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे, विशेषकर पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था। फिर से अब देखो बार बार यही पूछा जा रहा है कि कनिष्क के कौन दरबार में था कौन नहीं था, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, फिर उसमें से हमें देखना होता है। अब जब कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें मतलब इस पर थोड़ा सा क्या देखना चाहिए कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे, या फिर कनिष्क के समय के कौन कौन विद्वान हैं, कौन रचनाकार हैं, तो उसके बारे में एक हमें अलग से पूरा नोट तैयार करना चाहिए, भले ही वो घटना चक्र में क्वेश्चन हो या ना हो। क्योंकि जब इतनी बार इस तरीके से क्वेश्चन बनाए तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और ऑप्शन दे दे, लेकिन 2-3 बार ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, फिर ये यूपीपीसीएस में लोअर पीसीएस में, और ये फिर यूपीपीसीएस मेंस में, तो बार बार कनिष्क के दरबार का ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। और ये एक यहाँ पे भी पूछा गया, तो 1994 में पूछा गया है, 2008, 2010, 2008, 2005। तो कनिष्क के दरबार के या फिर कनिष्क के समकालीन जो भी विद्वान रहे हैं उनके सबके बारे में एक बार देख लेना।
निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब-तक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का उल्लेख रब-तक अभिलेख में नहीं है। रब-तक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रब-तक नामक स्थान से वर्ष 1933 में प्राप्त किए गए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रब-तक अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो अफगानिस्तान से। बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पता हो या ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना पता हो कि रब-तक का संबंध कहाँ से है, तो वो अफगानिस्तान से है। अब फिर इसमें है और किस शासक से संबंधित है, तो कनिष्क से। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्टीरियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं: साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्रीचंपा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखो ये अफगानिस्तान से मिल रहा है और कनिष्क का अभिलेख है, और इसमें इन और ये जो सारे हैं ये कहाँ पड़ते हैं। और देखो अगर यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ना ये सारे बस पाटलिपुत्र को अगर छोड़ दिया जाए, ये कौशाम्बी, हालांकि चंपा भी, ये दोनों तो बिहार के हो जाते हैं, और ये कौशाम्बी यूपी का हो जाता है, तो एक यूपी का भी है इसमें। इस वजह से भी हमें ये याद करना चाहिए, और ये पूछा भी यूपी के ही एग्जाम में गया है। निम्न में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इनमें से चरक और जीवक दोनों ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और ये तक्षशिला कहाँ पड़ता है, ये हमने देखा था इधर पाकिस्तान में। अगर इस तरीके से थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाया जाए तो यहाँ कहीं तक्षशिला पड़ेगा। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी था। और इसका हमने उसमें भी देखा था जब हम 16 महाजनपद पढ़ रहे थे, तो उनमें से एक महाजनपद गांधार भी था। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। मतलब ये महाजनपद तो था ही, और मतलब गांधार महाजनपद था, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और तक्षशिला की जो विशेषकर पहचान है वो किस लिए जानी जाती है कि बौद्ध शिक्षा के लिए ये विश्वविद्यालय जो था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ से बाहर के लोग भी आके शिक्षा प्राप्त करते थे, चाइना वगैरह के। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्यक या धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वो अयोध्या लेख से मिलती है। ठीक है, तो अयोध्या लेख से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन से थे। ठीक है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कंड वंश, जिसे कण्व वंश भी कहते हैं, इसने अपने जो यानी शुंग वंश का जो लास्ट शासक था उसकी हत्या कर दी थी। तो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, और इसके अमात्य का नाम था वसुदेव। तो इसके अमात्य वसुदेव ने इसको देवभूति को मार दिया था, और इस तरीके से इसने नए उसकी राजवंश की स्थापना की। तो वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन के नाम से जाना जाता है। शुंगों के बाद यह भी ब्राह्मण वंश था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को, जो कि सातवाहन शासक था। तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण या 4 वर्ण वाली व्यवस्था जिसे कहते हैं, तो उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर विवाहों को रोका। मतलब एक जाति किसी भिन्न जाति में शादी नहीं कर सकती, इस चीज़ को उसने रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। ये हमने देखा ही था कि जो मौर्य काल में जो साम्राज्य था मौर्यकालीन शासकों का, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा था। उसके बाद में जो शासक होते हैं मतलब जो राजवंश हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि गुप्त काल है उसे पढ़ेंगे, और फिर ये वर्धन साम्राज्य है, वो समकालीन राजाओं से तो बड़े होते हैं, लेकिन मौर्य काल के बराबर किसी का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं होता है। तो मौर्य के बाद में एक थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। कोई ऐसा
मतलब जो राजा नहीं होता है जो सबको अपने कंट्रोल में रख सके, तो जगह जगह छोटे छोटे राजा उत्पन्न होते हैं। उनमें दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो सबसे प्रभावशाली राजा जो होता है वो सातवाहन होता है। तो मौर्य के बाद में जो मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे राजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट जो गुप्त राजवंश जब से आएगा तब से थोड़ा सा एक राजनीतिक एकीकरण होगा भारत में, है ना। अब है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो सिमुक था सातवाहन का। सातवाहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सातवाहन का एक ऐसा शासक पढ़ा हमने जो 4 वर्णों को स्वयं को चतुर्वर्ण का रक्षक कहता था। और इसमें हमने ये भी देखा कि मौर्यों के बाद का सबसे प्रभावशाली जो राजवंश था दक्षिण भारत में वो सातवाहन ही था। नेक्स्ट अब इसमें पूछा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो पांचाऊ ने। वैसे इसमें इतना ही याद रख लेना कि पांचाऊ ने हराया था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं। तो भारत के बाहर तक जो फैली थी वो मौर्य वंश की थी और कुषाण की। देखो कुषाण वंश की सीमा भारत के बाहर तक जरूर फैली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, क्योंकि कुषाण वंश की जो सीमा थी वो मोस्टली भारत इधर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ थी। तो भारत से बाहर भी उसकी सीमा फैली थी, लेकिन अपेक्षाकृत उसका साम्राज्य काफ़ी छोटा था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ कब होती है। तो वो कुषाण काल में प्रारंभ होती है। और कुषाण काल यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। यानी कुषाण काल में ये स्थिति हो गई कि 8 से 10 वर्ष तक की कन्या है तो उसकी शादी कर सकते हैं। और जबकि हम वैदिक काल में पढ़ रहे थे कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम बांटा गया था, यानी 25 साल तक ब्रह्मचर्य हमें आश्रम का पालन करना है, यानी 25 के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 के बाद शादी। लेकिन जब कुषाण काल आता है वहाँ तक स्थिति इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि जो लड़कियों की जो शादी है वो 8 से 10 वर्ष की जो लड़कियाँ हैं उनको विवाह के योग्य माना जाने लगा, है ना। जब अगर हमें जैसे मेंस का क्वेश्चन आता है उसमें हमें ये दिखाना हो कि वर्तमान में जो ये पितृसत्तात्मकता है उसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, तो हम दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इनका पतन मतलब स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें इस तरीके से पतन होता है। तो हम एग्जाम्पल देंगे। अगर हम विशेष युग में स्त्री की स्थिति कैसी थी एक एक दो दो लाइन में इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए करंट सिनेरियो तक उसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छा होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो शासक मिनेंडर जिसको मिलिंद भी कहते हैं, है ना, तो उसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उसके सिक्के बैराठ से प्राप्त हुए हैं। ये बैराठ आई थिंक मथुरा में शायद पड़ता है, एग्जैक्ट मुझे मतलब ध्यान नहीं है, देख लेना। हिंद यवन शासक मिनेंडर या फिर इसे मिनांडर भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं। तो हिंद यवन शासक मिनेंडर के 16 सिक्के बैराठ से प्राप्त हुए हैं। इसकी मुद्राओं पर बैराठ हाँ आगरा में ही पड़ता है, मथुरा आगरा के पास है। तो इसकी मुद्राओं पर नायक, एथेना, मुकुटधारी राजा का शीश, चक्र एवं ऊंट आदि आकृतियों का अंकन प्राप्त होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इनमें से अब ये दे रखा है मृदभांड, इधर गांधार कला, अजंता, पहाड़ी चित्रकला। देखो अगर थोड़ा सा इसमें हम कॉमन सेंस यूज़ करें, एक दो तो हमने पढ़ भी रखा है, तो हम इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो हम इसमें कर सकते हैं। देखो जो गांधार कला है इसके बारे में हमने कई बार पढ़ लिया। गांधार कला का मतलब पीछे आया था, गांधार कला पढ़ रहे थे और हम मथुरा कला पढ़ रहे थे। तो जो गांधार कला थी वो भारतीय कला और विदेशी कला का मिश्रण था। तो उसके जो संरक्षण थे वो कुषाण थे, है ना। और अजंता चित्रकारी के बारे में हमने मुगलों से लेकर अभी तक कुछ भी ऐसी बात नहीं पढ़ी है। और अजंता में जो चित्रकारी है, अजंता चित्रकारी जो है वो बौद्धों से और हिंदू धर्म से संबंधित है और उसमें जैन भी मिल जाते हैं। तो अगर मुगलों का होगा, मान लिया कि वो हिंदू धर्म को भी बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसमें इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ ना हो। तो अजंता चित्रकारी को हम मुगलों से कनेक्ट नहीं कर सकते। अब आता है इसमें मराठा। तो जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला कहाँ डेवलप हो सकती है, जहाँ पहाड़ होंगे, है ना। तो मराठों से पहाड़ी चित्रकला कैसे रिलेट होगी। तो इधर की साइड जब हम उत्तराखंड वगैरह के जो शासक होते हैं, स्थानीय शासक, मुगलों के बाद में जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये पहाड़ी चित्रकला आती है। और जो चित्र दूसर मृदभांड है ये हमने वैदिक काल में पढ़े थे, ना कि हड़प्पा में। तो इसका जो इसमें सही जो सुमेल होगा वो बी होगा। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, थोड़ा सा मतलब ये पहले पूछा ये बाद में, लेकिन सीक्वेंस गलत है। तो ये कुषाणों के समय।
शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो 1:35, यानी सोने का एक सिक्का है तो चांदी के 35। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से पूछा है कि कौन से सही सुमेलित नहीं है। बाकी मतलब 3 सही हैं और एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो हमने सातवाहन का पढ़ा था, तो सातवाहन के जो सिक्के पढ़े थे, उनकी एक खासियत पढ़ी थी कि उन्होंने शीशे के सिक्के ज़्यादा जारी किए थे। अगर सातवाहन को लेके पूछा जाएगा तो शीशे के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, है ना। तो इसमें सातवाहन के आगे स्वर्ण दे रखा है। स्वर्ण अगर पूछा जाता तो कुषाण के साथ पूछा जाता, क्योंकि कुषाण ने स्वर्ण के ज़्यादा सिक्के जारी किए थे और तांबे के भी सबसे ज़्यादा किए थे। या फिर यहाँ पे हिंद यवन होता, क्योंकि हिंद यवन ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे जो इसमें पूछा है नहीं है, तो इसमें आंसर जो गलत है वो है सातवाहन। सातवाहन के आगे शीशे का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। देखो सारी जो धातुएं हैं, जब सिक्के याद करें तो एक बार सारी धातुओं को ध्यान में रखो। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया और ये तांबा हो गया। उसके बाद में फिर थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि किसकी मुद्राओं पर कैसा अंकन है। और तीसरी ये चीज़ कि मिश्रित धातु से जो बनाए गए उन सिक्कों को क्या नाम दिया जा रहा है। इस तरीके से अगर हम सिक्के वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे, मतलब वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए। तो इसमें मतलब इधर कला, शिलालेख इत्यादि दे रखे हैं और यहाँ पे इधर साइड शासक दे रखे हैं। तो गांधार कला हम कई बार पढ़ चुके हैं, कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख तो बहुत बार आ चुका है, ये तो भूलना है ही नहीं। मिलिंद पन्हू, इसका अन्य नाम मिनांडर। तक्ष शिलालेख, ये पतिक। हो सकता है ये वाला ना पता हो, लेकिन ये तीनों तो हमने बहुत बार पढ़े हैं और जब ये तीनों पता होंगे तो हम आराम से इसका जो है इसको मिलान कर सकते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो बामियान क्यों प्रसिद्ध था? बौद्ध जो प्रतिमाएं हैं उनके लिए। और हमने इसमें भी पढ़ा था और अभी भी ये करंट का मुद्दा है कि इस जहाँ जो बामियान की जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं उन्हें तालिबान जो है बम लगा लगा के उड़ा रहा है, हालांकि वो पूरी तरह से अभी भी नष्ट नहीं हुई हैं, है ना। तो ये मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और ये करंट का भी है थोड़ा, तो ये याद रखना है इसको। अब इसमें नेक्स्ट है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। गांधार कला के बारे में हम कई बार क्वेश्चन मतलब पढ़ चुके हैं और गांधार कला को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस के भी इससे क्वेश्चन बनते हैं और मतलब पूछा भी है, यूपीएससी में तो पूछा है, पीसीएस का मुझे पता नहीं, जहाँ तक पूछा ही होगा। गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है, मतलब इसकी एक विशेष संश्लेषण का मतलब किस किस कला का मिश्रण है ये, तो ये भारतीय और यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग हुआ है? एक तो इसमें वर्ड कौन सा याद रखना है? सदैव, क्योंकि अगर सदैव शब्द आ जाता है तो वहाँ हमको थोड़ा डाउट होने लगता है कि क्या हमेशा ही ऐसे पत्थर का यूज़ हुआ होगा, किसी मतलब कहीं ऐसा भी तो हो सकता है किसी दूसरी उसका यूज़ हुआ। तो ये सही है कि हाँ, सदैव हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग हुआ था। जैसे कि हमने पढ़ा था जब मौर्य काल में हम पढ़ रहे थे स्तंभ लेख के बारे में, तो उसमें पढ़ा था हमने केवल और केवल लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। तो इसी तरह जो गांधार कला है तो वहाँ पे सिर्फ जो प्रारंभिक काल में अगर हम देखेंगे अपने शुरुआती चरण में, वहाँ पे सदैव हरित स्तरित चट्टान का या फिर जिसको कहते हैं शिष्ट, उसी का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर गांधार मूर्तिकला हो गया। इसकी जब समरी पड़ी थी ना तो उसमें ये एग्जैक्ट लाइन थी वहाँ पे, गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया गया था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था, लेकिन मथुरा कला में ये याद रखना है कि सदैव इस पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन इसका भी हुआ था, क्योंकि गांधार और मथुरा कला दोनों साथ साथ फलती फूलती हैं। हालांकि मथुरा कला उससे पुरानी है, लेकिन हम उन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही काल मतलब कौन सा सही कालानुक्रम है, यानी किस काल में कौन से आक्रमणकारी है। जब ये जिसकी समरी पड़ी थी तो मतलब याद करने का थोड़ा सा ऐसे देखा था, अगर हम अल्फ़ाबेट को उल्टी डायरेक्शन में ऐसे लिखें तो सबसे पहले वाई और फिर एस आएगा और फिर के आएगा, यानी हिंद यवन हो गया और फिर ये शक हो गया और फिर ये कुषाण हो गया। ठीक है, तो यूनानी यहाँ आएगा, यूनानी, शक और कुषाण। ठीक, अब इसमें ना इसका सिकंदर का आक्रमण भी दे रखा है, तो सिकंदर का ये ध्यान रखना है 326 ईसा पूर्व का।
ठीक है, तो एग्जैक्ट इसकी डेट याद रखनी है, क्योंकि इसके 3 साल बाद ही हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो सिकंदर ने जिस समय आक्रमण किया था भारत पर, उस समय शासन कौन कर रहा था। तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन वर्ष है, जिस समय वो गद्दी पर बैठता है, उसकी एग्जैक्ट डेट पता होना, मतलब वर्ष पता होना चाहिए, और सिकंदर जब आता है उसकी पता होना चाहिए। अब है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो डेरियस प्रथम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला ईरानी शासक था ये। ठीक है, अब है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, तो सातवाहन। हमने देखा कि मौर्य काल का जब मौर्य राजवंश का जब पतन हुआ, तो दक्षिण भारत में सबसे जो प्रभावशाली राजवंश था वो सातवाहन ही था। अब है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण। ये मतलब ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक दो बार और शायद जहाँ तक है पूछा है, और ये समरी में भी दिया था कि मत्स्य पुराण के बारे में हमें सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती थी। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी, सेम क्वेश्चन फिर से, सातवाहनों की राजधानी था, तो प्रतिष्ठान। यानी सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी, लेकिन उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती थी। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है, तो एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। एका ब्राह्मण का तात्पर्य अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक और चतुर्वर्ण का रक्षक। इस तरीके से मतलब ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ में एक दो चीज़ें याद रखनी है। अब इनकी इधर साइड राजवंश दे रखे हैं और इधर साइड राजधानी दे रखी है। ठीक है, तो शुंग जो थे उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। देखो शुंग का अगर हमें ये पता होगा कि शुंग कब आया, शुंग राजवंश कब आया, तो जो अंतिम मौर्य शासक था उसकी हत्या करी थी, है ना। तो वृहदत्त था शायद उसका नाम, हाँ। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब उसकी स्थापना करी थी, तो मौर्य शासक अंतिम शासक को मारा था, तो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में ही थी। तो ये कहाँ होगा, ये पाटलिपुत्र में होगा, है ना। सातवाहन जस्ट हमने भी पढ़ा है, प्रतिष्ठान, पैठण, अमरावती, तो ये हो गया पैठण। ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है कदम्ब। कदम्ब का है वनवासी। चंदेल, चंदेल का महोबा। ये तो आराम से ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी हो सकता है इसका थोड़ा सा ना पता हो, लेकिन ये 3 पता होंगे तो हम इसे कर सकते हैं। चंदेल के जो खजुराहो मंदिर है वो अभी इसमें आया नहीं है, आगे है इसमें चैप्टर अलग से वास्तुकला मूर्तिकला का, तो उसमें भी हम देखेंगे चंदेलों के बारे में। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले कौन सा राजवंश है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो ये थोड़ी देर मतलब हमने पहले जिक्र भी किया है, एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है ये। तो सातवाहन हम आराम से सबसे पहले लगा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले मतलब एक जो है सबसे पहले आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो डी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है। तो पहले सातवाहन है, फिर वाकाटक है, और फिर चालुक्य है। अब इसमें कथन कारण दिए हैं। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। देखो सातवाहन काल में मतलब जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं 4 वर्णों का रक्षक हूँ, और वो वर्ण संकर जो विवाह हो रहे थे, मतलब भिन्न भिन्न जातियों का विवाह होता है, उसको भी रोक रहा है ना। तो एक तरीके से ये जो वैदिक व्यवस्था चली जा रही थी उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे संस्कृत होना लाजमी है कि हाँ हो सकती है, और अगर जनताओं के जो जनता है उसके साथ राजा को कनेक्ट करना है, तो जो लोक प्रचलित भाषा है उसमें भी मतलब उसके लेख होने ज़रूरी हैं। तो उसे तो नकार नहीं सकते ना, ज़रूरी तो नहीं है ना संस्कृत सबको आती होगी। तो संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। अब इसमें इसका कारण दे रखा है, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। ठीक है, तो दोनों ही सही है, पहला भी सही है और इसका जो स्पष्टीकरण है वो भी सही है, तो आंसर होगा इसका ए। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। ठीक है, फिर इसमें पूछा है कि सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो जो अमरावती कला है, एक तो गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। तो अमरावती कला की विशेषता यही है कि उसमें जो लोक व्यवहार की जो बातें हैं उसको कथा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ही मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सातवाहन शासकों के शासनकाल में
सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक था एक हाल। एक तो गौतमीपुत्र सातकर्णी हमने पढ़ लिया, और एक हाल के बारे में पता होना चाहिए कि सातवाहन शासक था हाल। उसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की। तो ये गाथा सप्तशती पूछ लिया जाता है कि ये मतलब इसके रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार हैं हाल, और हाल कौन है? ये सातवाहन राजा है। ठीक है, और ये कैसी रचना है? इसकी भाषा है प्राकृत, और ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ठीक है। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मतलब इसमें जातक कथाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। मतलब ये शायद आया था समरी में, तो ये सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला तो मतलब पता है कि पहला वाला तो सही है। इसका आंसर वैसे सी है, मतलब सेकंड और थर्ड गलत है। देख लेते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने दक्षिणापथ में अपना राज्य स्थापित किया। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। तो वाकाटक का कौन था संस्थापक? विंध्य शक्ति। वी और वी दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, ऐसे करके याद करना। विंध्य शक्ति वाकाटक का। प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे। तो विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की और इसका पुत्र हुआ प्रवरसेन। अतः कथन फर्स्ट सत्य है, जबकि सेकंड और थर्ड गलत है। इसमें क्या, इसमें उल्टा दे दिया है। मतलब विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र नहीं था, प्रवरसेन विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक है, और विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी, ना कि प्रवरसेन ने। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो वो अमरावती में। और अमरावती सातवाहनों की राजधानी थी। तो अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो ये भीतरी वाला। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा की प्रशंसा के बारे में जब कुछ लिखा जाता है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हमने देखा है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र यहीं से मिलता है हमें। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासन की घटनाक्रमों का क्रमबद्ध विवरण दिया हो। बस इतना याद रखो कि उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर है कि भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। ठीक है, भीतरी स्तंभ का। जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। पुलकेशिन का किससे है? एहोल से, जो एक प्रशस्ति के रूप में है। यानी जो एहोल अभिलेख है उसमें राजा की प्रशंसा की गई है ना। स्तंभ लेख भी कई तरह के होते हैं ना। एक तो ये होता है कि जनता को कुछ जागरूक करना है, या फिर कई सारे पर्पज़ होते हैं। इसका जो मेन पर्पज़ था एहोल अभिलेख का, उसमें था राजा की प्रशंसा करना। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है? ये प्रशस्ति अभिलेख है। इसकी भाषा है संस्कृत। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ यानी गिरनार से शक संवत का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह प्रशस्ति के रूप में है। ये भी प्रशस्ति के रूप में, इसमें राजा की विजय, व्यक्तित्व, कृतियों इत्यादि का विवरण है। तो गिरनार वाला भी देख लिया रुद्रदामन का, ये भी प्रशस्ति है। और ये हाथी गुम्फा खारवेल का देख लिया, 13 वर्ष तक का इतिहास दे रखा है इसमें खारवेल का। और नासिक का भी देख लिया। तो ये वाला भीतरी वाला गलत हो गया। भीतरी किससे संबंधित हो गया? तो ये गुप्त शासक स्कंदगुप्त से। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया? तो श्री पर्वतीय कहा गया इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का शासक या आंध्रभृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे। यानी इससे देखो, वैसे तो ये पढ़ा था समरी में कि सातवाहनों को आंध्रभृत्य भी कहते हैं। और यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है क्योंकि जो इक्ष्वाकु थे उनको आंध्रों का नौकर कह रहे हैं। और फिर आगे इसमें लिखा है कि सातवाहनों के सामंत थे। तो यानी किसके सामंत थे? आंध्रभृत्य के। आंध्रभृत्य कौन हुए? सातवाहन। तो अब ये इक्ष्वाकु के बारे में लिखा है, सातवाहन के बारे में लिखा है कि जब सातवाहनों का पतन हुआ तो उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। यानी इक्ष्वाकु ने, जब सातवाहनों का पतन हुआ तो इक्ष्वाकुओं ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और इस वंश का जो संस्थापक था वो था श्री शांतमूलक मूल, श्री शांतमूल।
कुषाण भारत की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे क्योंकि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ठीक है, देखो कुषाणों का अगर हमें थोड़ा सा ये पता हो कि उनका साम्राज्य किधर है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया भी था, तो उसमें मतलब ये क्वेश्चन ये था कि भारत से बाहर जिसकी सीमा विस्तृत थी। तो जब हमने देखा था कि जो कुषाण हैं उनकी सीमा भारत से बाहर विस्तृत थी, हालांकि भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था लेकिन बाहर थी, और वो भी किधर थी, उत्तर पश्चिम की तरफ। तो जब उत्तर पश्चिम की तरफ सीमा है इनकी, तो हाँ हो सकता है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते हों। फिर उसमें दे रखा है कि क्योंकि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि मतलब इसका कारण ये नहीं है कि उनकी नौसेना उच्च कोटि थी, बल्कि ये कारण है उनका साम्राज्य विस्तार जो था ही वो उधर। और नौसेना अगर इतनी ही उच्च कोटि की होती तो हम कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र ज़रूर मतलब देखा होता है कि कहीं समरी वगैरह में आया है। तो ये हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं कि नौसेना उनकी इतनी ज़्यादा सुसंगठित थी कि वो इस वजह से वहाँ व्यापार करते थे। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये रचना पहले भी आई थी और इस रचना के बारे में मतलब ये जाना था कि इसके रचनाकार कौन है, इसके बारे में अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। तो अगर कहीं मिलान वगैरह के लिए आ जाता है तो इसका आंसर हो गया अज्ञात। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा, हाथी गुम्फा लेक से। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, तो जैन धर्म का संरक्षक अशोक, हर्ष, ये तो बौद्ध के हैं, ये तो हिंदू का आ जाता है बाद में, ये अशोक का है। पुलकेशिन द्वितीय और ये खारवेल, खारवेल हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अब है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था, तो चेदी राजवंश से। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, सेम क्वेश्चन, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो चेदी वंश से, और ये इसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इसीलिए इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। तो यानी महामेघवाहन वंश और चेदी वंश दोनों आंसर हैं इसके। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो खारवेल के बारे में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी और खंडगिरी मतलब प्राकृतिक यानी पहाड़ों की शेप कुछ ऐसी है कि वो पहले से गुफा की तरह लगती हैं, और दूसरा एक उनकी खुदाई करके बनवाई गई हैं। तो देखो प्राकृतिक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता, गुफा जैसा हो सकता है ना, भीमबेटका वगैरह भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पे गुफाएं रही जहाँ पे लोग रहते थे। तो प्राकृतिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ कृत्रिम है या नहीं ये जानना जरूरी है। तो कृत्रिम है, ये हमने कई बार पढ़ा, अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने यहाँ पे आजीविकों को गुफाएं जो विहार थे वो दान दिए थे, तो यानी गुफाओं की खुदाई कराई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर है इसमें कि उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं, ये एग्जैक्ट जो संख्या है वो ना तो पीछे आई थी और किसी क्वेश्चन में भी नहीं पूछी गई, तो हो सकता है ये ना पता हो, यानी पहला तो सही है। अच्छा, पहला तो सब में ही दे रखा है। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो खंडगिरी की नहीं है, वो उदयगिरी की हैं। ये हमने ये समरी में पढ़ा है कि ये जो गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो उदयगिरी की हैं, ना कि खंडगिरी की। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, तो तीसरा ये गलत हो जाता है, तो आंसर आएगा इसमें सी। खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियाँ जिन्हें कुमारगिरी एवं कुमारीगिरी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी रॉककट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित हैं। इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ठीक है, उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15। उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, उदयगिरी की गुफाओं से। अब है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है, तो विधि यानी कानून के क्षेत्र में, नियम कानून जो होते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन, जस्टिस से कनेक्ट कर सकते हैं, न्याय कहाँ मिलेगा, जहाँ विधि होगी, है ना, मतलब नियम का जहाँ पालन होगा। तो पूर्वी रोमन शासक जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसके जो रचनाकार कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता चलता, लेकिन ये रचना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुषाणों के व्यापार के बारे में पता चलता है कि वो लोग पश्चिमी जगत से व्यापार करते थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग।
तो अभी ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।